वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हम फैक्ट डिवाइसेस के ऊपर लेक्चर की सीरीज़ कर रहे हैं और मैंने एक सीरीज़ में बताया भी कि मैंने अब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को उन इतने ज़्यादा डीप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फंक्शंस, ऑपरेशन, अल्फ़ा एंगल कंट्रोल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो एप्लीकेशन के फील्ड इंजीनियर होते हैं, आप देखें मैंने पहले भी समझाया कि इसलिए बताता हूँ कि कभी कोई कहे कि अच्छा आपको ये क्यों नहीं पता। तो देखें, जब डिस्टेंस रिले हम पढ़ते हैं या आप डिफरेंशियल स्कीम पढ़ते हैं तो आप कब उसमें स्टैटिक रिले के अंदर जा कर के डिजिटल रिले का ये फंक्शन भी देखते हैं कि वो कंपेयर कैसे कर रहा है, कौन सा वाल्व कब ऑन हो रहा है, कौन सा कंपेरेटर के अंदर कौन से सर्किट लगे हुए हैं, क्या ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर कोई सर्किट लगा हुआ है, कोई इसके अंदर थायरिस्टर लगा हुआ है, कोई डायोड लगा हुआ है। तो वो चीज़ों को हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो नहीं देखते। हम उसका एप्लीकेशन, सिलेक्शन, स्पेसिफिकेशन, सेटिंग्स एंड हाउ टू सेट देम, और उसका इलेक्ट्रिकल साइड का जो रिपरकशन है, जो हम कैसे सेलेक्ट करें, जो इलेक्ट्रिकल साइड का बिहेवियर है, स्लोप है, होल्डिंग करंट है, रिस्टरिंग करंट है, पिकअप करंट है, डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, या डिस्टेंस रिले के टेली प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर भी तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो तो हम नहीं पढ़ते ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैंने देखा जो लेक्चर हैं ज़्यादातर वो कंबाइंड हैं कि अगर आप वो काम जो है फील्ड में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर रहे होते हैं। जैसे स्कैडा है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी भी जा कर के वो सर्वर पे न काम को नहीं कर रहा होता, सर्वर रूम में अलग कंप्यूटर के इंजीनियर होते हैं। इसी तरह उसका जो बीच का पार्ट होता है टेलीकम्युनिकेशन का, उसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर ही काम कर रहे होते हैं या टेलीकॉम इंजीनियर होते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैंने पूरा स्काडा सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था वो उस वक्त मैं उसका इंचार्ज था। ओवरऑल ज़ाहिर बड़ी टीम थी, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था तो 5 बिलियन का था उस वक्त, 10 साल 15 साल पहले। तो इसलिए मैंने देखा कि इस तरह से होता है। जो कंपनी के इंजीनियर आते हैं वो भी एक ही नहीं आता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया वो सारा कुछ जाने। तो इसलिए मैंने अब देखा, जब ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके बताई जा रही हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो हाँ, अगर एमएस करना है तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स चाहिए, लेकिन पावर इक्वेशन, स्विंग इक्वेशन, इनके ग्राफ, इनके कर्व, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और वेक्टर थोड़े से वोल्टेज और करंट के बारे में ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं टच करूँगा। तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक एकेडमिक होगी, जिसको एमएससी करना है तो वो उसको पढ़े सुने, और जिसको एमएससी नहीं फील्ड में काम करना है तो वो उसको देखे। तो ये जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर मैंने कि ये फॉर फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इसका ये मतलब फील्ड का ये नहीं है खाली कि आप जो है वो ग्रिड स्टेशन में कमीशनिंग इंजीनियर हैं, बल्कि आप अगर डिज़ाइन इंजीनियर भी हैं इलेक्ट्रिकल साइट पे, स्पेसिफिकेशन राइटिंग है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, सिलेक्शन है, और शॉर्ट सर्किट लेवल और सारी वोल्टेज के हिसाब से इक्विपमेंट का सिलेक्शन है, तो वो सारा का सारा इसमें हम कवर करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फील्ड में मेंटेनेंस इंजीनियर हों, बल्कि आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं तो उसके लिए भी, प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके लिए भी ये सारा कुछ है। तो एक हमने अलग से डिस्कस कर चुके हैं टाइप 1, जो कि फिक्स कैपेसिटर और टीसीआर था। ये एसवीसी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टैटिक वायर कंपनसेटर। और ये जो है शंट डिवाइस होती है। ये सब आपको अब तक मालूम हो गया होगा, याद हो गया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल शार्ट में चलता हूँ जो आपको ज़रूरत है। अब उसमें 3 टाइप में से मैं दूसरे पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जो यहाँ बनाया हुआ है हमने, जिसके अंदर के एमएससी यानी मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर और थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर लगे हैं। और मैंने कई दफ़ा बताया है कि ये एक फिक्स कैपेसिटर होता है, एक मैकेनिकली स्विच होता है। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये कोई ख़ास नई बात नहीं है। आप गौर करें, आपके ग्रिडों और स्टेशनों में लगे हुए हैं ना अभी भी। मैकेनिकली स्विच नाम ऐसा दे दिया जैसे ये भी कोई बहुत ज़रा तिगड़ा में कोई बड़ा हुआ है, इस तरह बना बना के चीज़ों को पेश करते हैं। लेकिन चूंकि मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर के हिसाब से मैं देखता हूँ कि यार ये चीज़ इतनी बड़ी है जितनी इसको मुश्किल बना के है। तो मैकेनिकली स्विच कुछ भी नहीं है जो अभी लगे हुए हैं सर्किट ब्रेकर के साथ। जो सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड है उन्हीं को कह रहे हैं मैकेनिकल। अब उसको जब एमएससी पढ़ो फिर उसको मैकेनिकल देखो तो लगता है कि ये पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई। ये तो वही है 100 साल पुरानी सर्किट ब्रेकर लगा करके कैपेसिटर लगाना। ये हज़ारों लाखों लगे हुए हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, मिडिल ईस्ट में भी। तो ये मैकेनिकली स्विच क्या है कि वो फिक्स कैपेसिटर में एक ब्रेकर लगा दिया और उसको कह दिया मैकेनिकली स्विच सर्किट ब्रेकर। वो ऑन तो उसी तरह ही होगा जैसे कि आपको कोई ऑपरेटर जाके करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप पीएलसी से ऑन ऑफ करा दें, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर से,
मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट कराया इसके ऊपर, पीएलसी बेस, तकरीबन 10 साल पहले एनईडी में, प्रोजेक्ट में 10 से भी ज़्यादा हो गया, 2005 मेरा ख्याल है या 6 में कराया हुआ। तो ये आप देखें कि ये चीज़ों को खामखा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं बच्चों को ही समझा रहा हूँ बार बार कि यार तुम लोग मत घबराओ, वही चीज़ है, उसको नई पैकिंग में, वही वही पाउडर है कपड़ा के धुलाई का, उसको नई नई पैकिंग में पेश किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये ओ हो वाह वाह बड़ा ज़बरदस्त है। और दूसरी क्या फ़र्क है मेन, कि कन्वेंशनल में जब आप मैकेनिकल स्विचिंग करते हैं, सर्किट ब्रेकर वाले को करते हैं या फिक्स कैपेसिटर लगाते हैं, तो ज़ाहिर है कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं हुआ ना, क्योंकि आप किसी को कहेंगे, कोई स्केड्यूलिंग करेंगे, आपका लोड कब देखेंगे, कोई मैनुअली ऑपरेट करेंगे, इस तरह से करेंगे, और फिक्स लगा है तो कुछ भी ना करेंगे, वो मैंने अलग डिफाइन किया। तो वही चीज़ को जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है, थायरिस्टर होता है, जीटीओ होता है, अगर आप उसको करते हैं गेट को पल्स दे के टर्न एंड ऑन एंड ऑफ, तो वो क्या हो गया कि वो आपके हाथ में कंट्रोल आ गया, तो आप उसको कहते हैं कि यार ये कंट्रोल्ड कैपेसिटर, कंट्रोल्ड थायरिस्टर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। रिएक्टर क्या है, वो इंडक्टर ही है। अब इंडक्टर तो क्यों लगाते हैं, इंडक्टर के कभी आप सोचें कि इंडक्टर क्यों लगाते हैं, तो इंडक्टर की तो ज़रूरत होती नहीं ना आमतौर पे, क्योंकि फ्रंटी इफेक्ट तो बहुत कम लाइनों में, कभी कभार बहुत ही वन साइड ओपन हो गया, बड़ी लंबी लाइनें, तब होता है कि ओवर वोल्टेज होता है। तो ये असल में जो रिएक्टर लगा होता है ना, ये कैपेसिटर को कंपनसेट करने के लिए लगा होता है, क्योंकि जब आप फिक्स कैपेसिटर लगाते हैं किसी भी डिवाइस, कहीं पर भी अपने ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन में, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर 4 एम्पियर का कैपेसिटर ऑन कर दिया या 8 एम्पियर ऑन कर दिया 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर पे, बहुत ही लो वोल्टेज था उस वक्त रात में, शाम को पीक आवर में, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि रात में ऑटोमेटिकली ये 4 जो है या 8 जो है ये कैंसिल हो जाए किसी तरीके से। वो तरीका जो है ये इस इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस में, फैग डिवाइसेस में पॉसिबल है। वो इस तरह पॉसिबल है कि आपने थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर लगा दिया है यहाँ। अब देखें कैपेसिटर तो वही के वही है, फिक्स और इसमें क्या फ़र्क है, ये तो मैकेनिकली स्विच हो रहा है, थोड़ा सा ऑन ऑफ कर रहे हैं ना आप। चलो ऑन ऑफ आप कोई इलेक्ट्रॉनिक से नहीं, बल्कि कोई आप सर्किटरी से भी ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं ना ऑटोमेटिकली, कि वक्त के साथ साथ टाइम डिले के साथ एक ऑन हो जाए, फिर सेंस कर ले वोल्टेज को। वोल्टेज रेगुलेटर भी जो होता है ना, वो भी तो टेप चेंज करता ही है ना, वोल्टेज सेंस करके। उसी तरह वोल्टेज कम हो रहा है, पीएफ कम हो रहा है, तो इसको भी ऑन करा दें। ये चीज़ें जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसमें अपना प्रैक्टिकल बहुत सा इनपुट भी डाल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आप देखें, खुद ही आप जब देखेंगे, इंसाफ करेंगे, तो आपको लगेगा ये बातें कोई और नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो एकेडमिक है, प्योरली बुक से ही है, स्लाइड बने हुए बुक से ही सारा है। लेकिन मैं इसको चूँकि 30-40 साल यही कैपेसिटर लगाना करना, और सारा केबल फॉल्ट पे भी मेरे जो वो भी हैं लेक्चर, वो भी कम 1000 से ऊपर मैंने पिन पॉइंट और बड़े लूप टेस्ट और ये सब OTDR किया है, तो मैंने बनाया, ये भी किताब से नहीं। तो आप देखें कि ये मैंने मैकेनिकली स्विच सर्किट ब्रेकर आपको बताया, हमेशा याद रहेगा यार, अभी भी लगे हुए हैं, कुछ भी कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो कि यार ये फैक डिवाइस आ गई, पता नहीं क्या अजाब आ गई, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। अब ये फिक्स कैपेसिटर की जगह जब ये ऑन हो गया तो फिक्स ही हो गया ना, ऑन हो गया तो फिक्स हो गया। अब ये जब ऑन हो गया तो 4 एम्पियर ऑन हो गया, अब ज़रूरत तो थी 3 की, या 1 घंटे के बाद तो वो 3 की रह गई, वो दूसरे 2 घंटे बाद 2 की रह गई, फिर ग्राफ ऐसा चेंज हुआ कि मालूम हुआ कि रिक्वायरमेंट 6 की हो गई। अब 6 की हो गई तो ये आप दूसरा ऑन करवा देंगे मैकेनिकली, किसी से कह के, स्विच बोर्ड ऑपरेटर से, या आप अगर PLC बेस लगा दें कोई सिस्टम, तो ये ऑन ऑफ कर भी लेगा उस वक्त टाइम के हिसाब से। लोड कर पे देख लें किस टाइम पे ऑन करना है, दोपहर को 10-11 बजे 9 बजे ऑन कर दिया, 8 की ज़रूरत है, इंडस्ट्री बंद हो गई 4 की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल हों, बिल्कुल फिक्स कैपेसिटर वाला FC प्लस TCR जो यहाँ बना हुआ है, तीनों मैंने बनाया है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। फिक्स कैपेसिटर में सिर्फ ये है कि मैकेनिकल स्विच नहीं है तो उसको फिक्स कह रहा है, फिक्स कहाँ से हो गया, ये दूसरा वाला भी तो फिक्स ही है। तो इस तरह मैं पढ़ाता हूँ जब, तो मैं इस तरह से चैलेंजिंग भी करता रहता हूँ कि यार ये आप मत जाए, ये टाइप जितने हैं ना कमर्शियल तौर पे भी बना रहे होते हैं, जैसे दवाएं बिक रही होती हैं, जैसे कि घी और तेल बिक रहा होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी तो मार्केटिंग का वही तरीका है ना, कि वो उसको फिक्स कैपेसिटर, मैकेनिकली स्विच, भाई मैकेनिकली स्विच जब ऑन हो गया तो फिक्स ही तो हो गया ना, 4 का 4 ही रहेगा, 4 का मतलब, और ऑफ हो गया तो 0 रहेगा, तो ये कोई डिस्क्रीट ही रहा ना, ये कौन सा वो वेरिएबल हो गया, तो ये वेरिएबल तो नहीं है ना ये मैकेनिकली स्विच। तो दोनों फिक्स में और
मैकेनिकल स्विच में कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये वही है मार्केटिंग और कुछ भी नहीं है कि एक और स्विच बेचना है तो ये कर लो, हो वही रहा है। क्योंकि 4 8 ये भी देखे स्टेप्ड है, वो फिक्स में भी स्टेप्ड था, 4 8 12 बढ़ता जाएगा, या आपने 10 10 10 10 20 बढ़ता जाएगा। अब व्हाट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस, जबकि कम हो 10 हो, 10 के फर्क तो लगे 30 हो गया ना 3। अब अगर 27 आया, ये क्या करता है, सेंस करते रहते हैं रिएक्टिव करंट का कंपोनेंट जो बस पे होता है उसको उसको और एक जो है उसको सेंस करते रहते हैं, उसके सेंसिंग के हिसाब से वो रेशो निकालते हैं कि कितना कैपेसिटिव करंट चाहिए, और उसके हिसाब से फिर वो बैंक का नंबर आ जाता है। अब बैंक का जो रेशो का नंबर आ गया, फर्क करो आ गया 2.6 बैंक्स की ज़रूरत है। बैंक्स का मतलब एक बैंक फर्क करो 4 का है तो 2.6 समझ लें, या 2.5 समझ लें, 4 का है तो आप हिसाब लगा लें कि आपको ज़रूरत पड़ गई 4 और 4 8 और 2 10। अब 10 तो नहीं कर सकते ना, 3 हैं 4 4 के, तो आपको 12 ही आन होंगे। अब 12 आन होंगे तो फिर 12 को मैं क्या करूँ, मुझे 10 चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर ना हो जाए, पावर फैक्टर बहुत अच्छा खुद ही हो जाए, लोड बंद हो जाए, एकदम से कोई स्ट्राइक हो जाए, एकदम से कोई चेंजेस आ जाए सिस्टम के अंदर, फिर क्या होगा। तो फिर इसलिए वो तो 10 12 का 12 ही रहेगा ना। तो मैकेनिकली स्विच और फिक्स में देखें वही प्रॉब्लम है, सेम चीज़ है, मत कंफ्यूज हो। मैं तो इसको यही कहता हूँ कि ये सब कमर्शियली मामलात हैं, इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं है, इतने कि कमर्शलाइजेशन की वजह से एक और स्विच बेचना है तो चलो भाई ये कर लो, नहीं बेचना है तो आपने कहा यार ये स्विच क्या करेगा भाई, अब आपने पढ़ लिया फैक्ट, अब आप बिल्कुल टाइट हो गए। मैं तो इसी तरह करता हूँ, मैं कहूँ यार जब ये इसी तरह स्टेप्ड में ही ऑन ऑफ होना है 4 4 में, तो स्विच की लगा क्यों रहे हो, छोड़ो। ये चीज़ें तो कंट्रोल तो इससे कर रहे हो ना कि स्विच से कर रहे हो, पैसे बचाओ। 20 लाख रुपए के 25 लाख रुपए का एक स्विच है, 50 लाख रुपए एक पे बच रहा है। तो ये देखें, ये इसलिए मैं समझाता हूँ कि जब आप डिज़ाइन इंजीनियर हो, जब आप टेबल पे बैठे हुए डिस्कशन करते हैं मैन्युफैक्चरर से, कास्ट कम होने की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें उस वक्त काम आती हैं। ये चीज़ें आपको कोई और किसी किताब की उस शक्ल में कोई आपको नहीं बता रहा है इस तरीके से, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो फील्ड का मामला नहीं होता है। और फील्ड के मामले के अलावा एक चीज़ ये होती है कि आपको इकोनॉमिकली कॉन्शियस होना होता है इंजीनियर को। इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि बस जो मिले उसको लगा दो और बहुत ज़बरदस्त बन गया, सारी रीलें लगा दो, सारे फैक्ट डिवाइस लगा दो, ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि मोस्ट इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करें और उसको फिर आप लगाएं, तो वो फिर इंजीनियरिंग होती है, खाली ये थोड़ी है। तो अब देखें फिक्स में और इसमें कुछ फ़र्क नहीं। अब ये तो आपको TCR बार बार तस्करा होता रहा कि ये जो है इसको आप ऑन ऑफ करेंगे मुख्तलिफ एंगल पे अल्फ़ा के, वो मैंने बताया ना, वो अल्फ़ा एंगल को मैं डिस्कस करूँगा, उस पर लिखा हुआ होगा एकेडमिक फॉर एकेडमिक या MSc स्टूडेंट्स या इस तरह का लिखूँगा कुछ, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा जो लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसका अल्फ़ा एंगल डिस्कस नहीं कर रहा, वो TCR पे अलग बनेगा। अब ये ऑन ऑफ हो रहा है और ये बीच में मुख्तलिफ एंगल पे फायर हो रहा है, इसके कंट्रोल को करंट को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव ये कम ज़्यादा हो रही है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। जो 2 एम्पियर यहाँ बढ़ गया था ना, 6 की ज़रूरत थी, 8 ऑन हो गया, तो यहाँ से 2 कम कर दिया। और अगर दोबारा 8 की ज़रूरत पड़ गई तो ये फिर सेंसर होता है, मतलब कंट्रोलर होते हैं जो कि फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं, वो वोल्टेज को चेक करते रहते हैं, रिएक्टिव वोल्टेज को, रिएक्टिव पावर को भी चेक करते हैं, लीडिंग लैगिंग को, और फिर उसको पल देते हैं। एक कंट्रोलर होता है इसके साथ। अब वो जो कंट्रोलर वो है ना, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ज़रूरत नहीं है। वो डिस्टेंस रिले में भी होता है, टाइम डिले के साथ मुख्तलिफ कंट्रोलर होते हैं। थर्ड जोन तक डायरेक्शनल मो है, उसके ऑफसेट मो बन गई एकदम से, नॉन डायरेक्शनल हो गई, चौथा नॉन डायरेक्शनल हो गया, उसकी हम कब पढ़ते हैं उसकी डिटेल, तो मैं वो उसकी बात करता हूँ कि हमने सिर्फ इतना जो इस पर लिखा है ना, और जो मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बताया। फिर आखिरी चीज़ क्या, फ़ायदा शंट कंपनसेशन का, ये चूँकि शंट कंपनसेटर है, फ़ायदा वही रहेगा जो शंट कंपनसेशन के, वही पढ़ लें। लॉसेस कम, रिएक्टिव पावर कंट्रोल, पावर फैक्टर कंट्रोल, पावर की कैपेसिटी शंट वाले फार्मूले से बढ़ जाएगी। शंट वाला फार्मूला एक तो होता है अनकम्पनसेटेड होता है, P इज इक्वल टू, अगर दोनों वोल्टेज बराबर है सेंडिंग रिसीविंग, तो V² साइन डेल्टा। अगर शंट कंपनसेटेड है 2V² साइन डेल्टा बाई 2, उसके हिसाब से निकाल लें, आप खुद ही देखेंगे तो वो पावर, वो एंगल चेंज हो जाता है। वो सब मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, वो जिस वक्त के मैं डिस्कस करूँगा वो वाला हिस्सा
TCR का जिसको दिलचस्पी होगी वो उसको पढ़ लेगा। लेकिन जो मैंने इसके ऊपर इक्वेशंस बनाई हुई हैं, जो इसके ऊपर मैंने ग्राफ पहले से बनाया हुआ है, वो आपको फिर भी उसकी ज़रूरत रहेगी, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो ग्राफ जो था, वो आप ग्राफ ज़रा याद कर लें। देखें, ये था लाल वाला था, अनकम्पनसेटेड का था, ये 0 है और ये डेल्टा है और ये यहाँ पर 180 है और ये 90 पे अनकम्पनसेटेड लाइन थी। और जब आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, शंट वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ा ज़रा ऊपर चला जाना है, ऊपर जा कर के ये फिर ऐसे आता है। तो ये जो है ना, ये ट्रांजिट स्टेबिलिटी जो होती है उसको भी लिमिट को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी मार्जिन बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है। ये पावर जो है ये तकरीबन 180 पे जा कर के मैक्सिमम होगी, फिर ड्रॉप होने लगती है। तो ये आप देखें 2 है, ये P है, अगर P मैक्स है तो 2 है, क्योंकि इक्वेशन क्या है कि P इज इक्वल टू 2v² x साइन डेल्टा बाई 2। तो यहाँ पर 180 पे जब रखेंगे तो 90 हो जाएगा, 1 तो 2v² पावर हो जाएगी शंट कैपेसिटेंस के साथ, शंट कंपनसेशन के साथ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, बस ये आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आनी चाहिए। आपको उसके कैसे फायर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एंगल कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नए बच्चों को ज़रूर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं जिस तरह ये बयान कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल देखें प्रैक्टिकली आपको इस तरह से इन डेप्थ बता रहा हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ना कि आपके अंदर फील्ड में थ्योरेटिकल आपको सीनियर इंजीनियर को कोई मतलब नहीं होगा। मार्केटिंग वाले आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर, उनको कोई मतलब नहीं होगा कि कौन से एंगल पे फायर हो रहा है। सिर्फ बात ये हो रही है कि हो क्या रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, कॉस्ट किससे कम हो रही है, कॉस्ट किससे ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ना फील्ड में आपको जब मीटिंग होती है डिज़ाइन इंजीनियरों की, कंसल्टेंट के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, तो वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।